तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर। और ये सेट नंबर 1 है हमारा, जिसमें हमने भारतीय इतिहास एवं कला और संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को रखा है, जो भी कुछ चर्चा में है। और मे भी इस बार इनसे संबंधित कुछ सवाल पूछे जा सकते भी हैं। तो देखेंगे जो पहला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसने भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी। दूसरा कथन है कि इसने भारत के लिए राज्य सचिव का पद प्रारंभ किया गया। तीसरा है कि इसने केंद्र में द्विसदनी विधायिका की स्थापना की। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो देखिए 1858 भारत शासन अधिनियम जो बना था यह 1857 की क्रांति के बाद बना था। तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम बना तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन को अंत कर दिया और भारत का प्रशासन जो है सीधे ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया, जिससे अधिक नियंत्रण और निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इसलिए पहला कथन जो है सत्य है। दूसरे कथन की बात करें कि इसमें भारत के लिए राज्य सचिव का पद प्रारंभ किया गया, तो ये भी सत्य है कि इस अधिनियम ने भारत के लिए राज्य सचिव पद का सृजन किया, जो भारत के शासन के लिए जिम्मेदार एक कैबिनेट मंत्री थे। और ये जो राज्य सचिव होते थे इनको भारत परिषद के द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। ठीक है। और तीसरा कथन है कि इसने केंद्र में द्विसदनी विधायिका की स्थापना की, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। बल्कि जो द्विसदनी विधायिका की जो व्यवस्था की बात थी यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा पेश की गई थी। इसलिए पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि केवल दो कथन सही हैं, पहला और दूसरा। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले भारत में प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इन पर धनी और कुलीन तत्वों का प्रभुत्व था। दूसरा है कि इनका उद्देश्य मुख्यतः राजनीतिक परिवर्तन के बजाय सामाजिक सुधार था। तीसरा कथन है कि इन्होंने शिकायतों के समाधान के लिए याचिका जैसे संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल किया। तो अब जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई, तो इससे पहले जो प्रारंभिक राजनीतिक संगठन थे उनके बारे में हमको बताना है कि इन पर धनी और कुलीन तत्वों का प्रभाव था। तो यह सच है, क्योंकि कुछ ऐसे सोसाइटी थी जैसे कि जमींदारी एसोसिएशन, ये प्रारंभिक राजनीतिक संगठन थे जिन पर धनी और कुलीन वर्गों का प्रभुत्व था। इसके अलावा हालांकि इनका जो समाज सुधार एक एजेंडा था, लेकिन ये जो संगठन थे राजनीतिक परिवर्तन भी चाहते थे, जैसे कि प्रशासनिक सुधार और शासन में अधिकाधिक भारतीय भागीदारी। तो यहाँ पे जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तीसरा है कि उन्होंने शिकायतों के समाधान के लिए याचिका जैसे संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल किया। तो ये सच है कि इन्होंने अपनी मांगों और शिकायतों को व्यक्त करने के लिए मुख्यतः संवैधानिक तरीकों का प्रयोग किया, जैसे ब्रिटिश अधिकारियों को याचिकाएं और ज्ञापन भेजना। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा 1 और 3, यानी कि 1 और 3 सही है, इसलिए सही विकल्प ए हो जाएगा, केवल 1 और 3। ठीक है। और तीसरा प्रश्न है कि होम रूल लीग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक बैठकों, पुस्तकालयों और समाचार पत्रों के माध्यम से जनता के बीच राजनीतिक शिक्षा फैलाना था। दूसरा कथन है कि यह भारत के शहरी केंद्रों तक ही सीमित था और ग्रामीण जनता तक पहुंचने में असफल रहा। तीसरा कथन है कि इस आंदोलन ने गांधी जी के नेतृत्व में बाद के जन आंदोलनों की नींव रखी। बताना है कि इनमें से कितने गलत हैं। तो होम रूल लीग आंदोलन, जिसे कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक कुछ चुने हुए जगहों में इन्होंने, यानी कि शहरों में ही इन्होंने अपना काम किया, और एनी बेसेंट की बात करें तो इन्होंने पूरे देश में होम रूल लीग की शाखा खोली। तो जो पहला कथन है कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक बैठकों, पुस्तकालयों और समाचार पत्रों के माध्यम से जनता के बीच राजनीतिक शिक्षा फैलाना था, यह सत्य है।
और दूसरा कथन कि यह भारत के शहरी केंद्रों तक ही सीमित था, तो ऐसा नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण जनता तक भी पहुंचा था। तीसरा, इस आंदोलन ने गांधी जी के नेतृत्व में बाद के जन आंदोलनों की नींव रखी। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो बताना है कि इनमें से गलत कितने हैं, तो गलत सिर्फ एक है, यानी कि नंबर 2 गलत है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि केवल एक कथन गलत है। और ये जो होम रूल लीग आंदोलन था, यह सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं था, मतलब इसकी ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी खासी पहुंच थी, और ख़ासतौर पर महाराष्ट्र राज्य के संबंध में और देश के दूसरे अन्य हिस्सों में भी। इसके अलावा जब होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया, तो इस आंदोलन ने गांधी जी के नेतृत्व में जन आंदोलनों के लिए ज़मीन तैयार करने में मदद की, क्योंकि इससे एक व्यापक संगठनात्मक संरचना की शुरुआत हुई और अभिजात वर्ग जो था उनका राजनीति से ध्यान हटकर जन आंदोलन पर केंद्रित किया गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि केवल एक कथन जो है वो गलत है। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि नो चेंजर्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कि इन्होंने निष्क्रिय चरण के दौरान मुख्य रणनीति के रूप में रचनात्मक कार्य पर जोर दिया। दूसरा है कि इन्होंने बेहतर प्रशासन के लिए परिषदों में प्रवेश की वकालत की। और तीसरा है कि वे संसदीय कार्य को जन आंदोलनों से ध्यान भटकाने वाला मानते थे। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो ये जो नो चेंजर्स हैं, इनके बारे में ऐसा है कि जो सी राजगोपालाचारी साहब थे और राजेंद्र प्रसाद, तो इन जैसे नेताओं ने खादी, ग्रामीण शिक्षा और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने जैसे रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया, ताकि सविनय अवज्ञा के अगले चरण के लिए गति बनाए रखी जा सके। इनका मानना ये था कि परिषदों में प्रवेश करने से क्रांतिकारी का जो उत्साह है वो कम हो सकता है और जन आंदोलन से ध्यान भटक सकता है और भ्रष्टाचार का खतरा हो सकता है। तो इनका उद्देश्य था कि विधायी राजनीति से बाहर रहकर जमीनी स्तर पर आंदोलन को बढ़ावा दिया जाए और राष्ट्रवादी आधार को मजबूत किया जाए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जो सविनय अवज्ञा के दूसरे दौर के लिए समय आने पर सविनय अवज्ञा गति न खोए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कथन सत्य है वो पहला और तीसरा है, क्योंकि जब निष्क्रिय चरण चल रहा था तो मुख्य रणनीति के रूप में रचनात्मक कार्य पर जोर दिया। इसके अलावा इस संसदीय कार्य को जन आंदोलनों से ध्यान भटकाने वाला मानते थे। तो पहला और तीसरा जो है यहाँ पे सत्य है। दूसरा है वो गलत है कि इन्होंने बेहतर प्रशासन के लिए परिषदों में प्रवेश की वकालत की, बल्कि ये परिषद में प्रवेश करना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनका मानना था कि अगर हम प्रवेश करते हैं तो जो क्रांतिकारी हैं उनका उत्साह कम हो सकता है। ठीक है, अब अगला देखेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न है कि 1946 के बेवेल के ब्रेकडाउन प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला कथन है कि इसमें ब्रिटिश सेना और अधिकारियों को मुस्लिम बहुल प्रांतों में वापस भेजने का प्रस्ताव रखा गया था। दूसरा कथन है कि इसे कैबिनेट मिशन योजना की विफलता के तुरंत बाद लागू किया गया था। और तीसरा कथन है कि इससे यह संकेत मिलता है कि कुछ ब्रिटिश अधिकारी भारत में उत्तरी आयरलैंड जैसा परिदृश्य बनाने की इच्छा रखते हैं। बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से सही हैं। 1, 2 और 3, केवल 2, केवल 1 और 2 या केवल 1 और 3। तो ये जो वेवेल की ब्रेकडाउन प्लान था, इसमें क्या था कि ब्रिटिश सेना और अधिकारियों को उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के मुस्लिम बहुल प्रांतों में वापस ले जाने की परिकल्पना की गई थी, जिससे प्रभावी रूप से शेष भारत जो है कांग्रेस को सौंप दिया गया। और ये योजना जो है बेवेल का ब्रेकडाउन प्लान मई 1946 से प्रस्तुत किया गया था, लेकिन कैबिनेट मिशन के द्वारा इस योजना को हटा दिया गया और इसे कभी भी लागू नहीं किया गया। तो क्योंकि कैबिनेट मिशन जो है फेल हुआ ही नहीं, बल्कि कैबिनेट मिशन के द्वारा ही इसे हटा दिया गया था, तो पहला कथन जो है ये सत्य है, दूसरा कथन असत्य है। और तीसरा ये है कि मतलब इस योजना में कुछ जो उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी थे उनको ऐसा लगा कि भारत में उत्तरी आयरलैंड जैसा परिदृश्य बनाया जाए, जहाँ एक हिस्सा जो है ब्रिटिश प्रभाव में रहे जबकि शेष भाग को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए।
तो इसलिए यहाँ पे 1 और 3 सही है, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, केवल 1 और 3। अब आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 6 कि बाली यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बाली यात्रा भारत के सबसे बड़े खुले मेलों में से एक है। दूसरा कथन है कि यह महोत्सव आंध्र प्रदेश में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तीसरा है कि यह उत्सव प्राचीन कलिंग और बाली तथा अन्य दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों के बीच पुराने समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों का स्मरण कराता है। बताना है कि इन कथनों में से कितने कथन गलत हैं। बाली यात्रा की अगर हम बात करें तो देखिए, बाली यात्रा इसका शाब्दिक अर्थ होता है बाली की यात्रा। अब बाली मतलब देश के सबसे बड़े खुले आकाश मेलों में से एक है, जो कि प्राचीन समय में कलिंग यानी कि आज का ओडिशा और बाली यानी कि वही इंडोनेशिया, बाली तथा अन्य दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र देश जैसे कि जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बर्मा और श्रीलंका के बीच 2000 साल पुराने समुद्री और एवं सांस्कृतिक संबंधों की याद में हर साल आयोजित किया जाता है। और तो इसलिए पहला और तीसरा कथन जो है ये सत्य होगा और दूसरा कथन जो है यह गलत है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल 1। और ये जो बाली यात्रा या जो ये महोत्सव है, यह कार्तिक पूर्णिमा यानी कि कार्तिक महीने की पूर्णिमा की रात से शुरू होने वाले इस त्यौहार की शुरुआत जो है लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में कई बंदरगाह थे और जो व्यापारी थे ये पारंपरिक रूप से इस शुभ दिन पर समुद्र पार अपनी यात्रा शुरू करते थे, जब हवाएं जो हैं नावों, जिन्हें बोईता के नाम से जाना जाता है, को चलने के लिए अनुकूल हुआ करती थी। और जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार कलिंग और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार की लोकप्रिय वस्तुओं में काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, रेशम, कपूर, सोना और आभूषण शामिल थे। तो असल में ये जो बाली यात्रा है यह समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों की याद में हर साल आयोजित किया जाता है और भारत के संदर्भ में यह ओडिशा में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे पहला और तीसरा है, जो गलत है वो नंबर 2 है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 1। और 7वां नंबर प्रश्न है कि विपस्सना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि विपस्सना एक प्राचीन ध्यान तकनीक है जो महावीर की शिक्षाओं से ली गई है। दूसरा कथन है कि विपस्सना आत्म अवलोकन की प्रक्रिया के माध्यम से आत्म परिवर्तन का एक मार्ग है। तीसरा है कि यह सतिपत्तन सूत्र से लिया गया है। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो विपस्सना की अगर हम बात करें तो विपस्सना जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और महावीर जो हैं जैन धर्म से संबंधित है। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो आप इसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जब पहला गलत है तो दूसरा और तीसरा ऑफकोर्स सही होगा। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। विपस्सना की बात कर लें तो विपस्सना जो असल में होता है ये इसका पाली भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है सुपर देखना या चीज़ों को वैसे ही देखना जैसा कि वो वास्तव में हैं। एक प्राचीन ध्यान तकनीक है जो कि बुद्ध की शिक्षाओं से ली गई है। और सरल शब्दों में कहें तो विपस्सना जो है यह आत्म अवलोकन की प्रक्रिया के माध्यम से आत्म परिवर्तन का एक तरीका है। विचार ये है कि खुद को जानना है, न केवल बौद्धिक या भावनात्मक स्तर पर बल्कि अपने बारे में अपने भीतर अनुभवात्मक स्तर पर सच्चाई का अनुभव करना है। और ये जो विपस्सना है ये बौद्ध ध्यान प्रथाओं में सबसे प्राचीन है, जो सीधे सतिपत्तन सूत्र से आती है, जो स्वयं बुद्ध द्वारा दिया गया एक प्रवचन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही होंगे वो 2 और 3 हो जाएंगे क्योंकि एक एलिमिनेशन से हट जा रहा है ना। अब 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न है कि मिथिला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राचीन साहित्य में मिथिला को गंगा के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित स्थान बताया गया है। तो मिथिला यानी कि बिहार क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। बिहार का एक क्षेत्र है पर्टिकुलर मिथिला। तो अगर आप भारत के मैप को देखें तो हिमालय के दक्षिण में ही है और गंगा के उत्तर में है। ठीक है, तो प्राचीन साहित्य में मिथिला को गंगा के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित स्थान बताया गया है। विष्णु पुराण में ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो पहला कथन सत्य है।
दूसरा है कि अबुल फजल ने आईन अकबरी में स्पष्ट रूप से मिथिला को एक परगना के रूप में उल्लेख किया है, यानी कि प्रशासनिक प्रभाग के रूप में उल्लेख किया है। और इसमें वर्तमान समय में दरभंगा है, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और बिहार के कुछ आसपास के क्षेत्र भी शामिल हैं, और नेपाल का भी थोड़ा सा हिस्सा मिथिला में शामिल होता है। अब अबुल फजल की जो आईन अकबरी है ये अभी काफ़ी चर्चा में रहा है ये पुस्तक, इसलिए भी ये सवाल पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अबुल फजल ने आईन अकबरी में स्पष्ट रूप से मिथिला को एक परगना के रूप में उल्लेख किया है, यह भी कथन सत्य है। तीसरा है कि मिथिला का उल्लेख बिहार, बंगाल और उड़ीसा के संयुक्त प्रांत के राजस्व अभिलेखों में भी मिलता है। तो मिथिला को क्या है, महिला भी कहा जाता है, और इसका उल्लेख जो है ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा के तत्कालीन संयुक्त प्रांत के राजस्व अभिलेखों में भी मिलता है मिथिलांचल का, है ना। अब बताना है कि इनमें से कितने सही हैं, तो ये तीनों सही हैं। तो यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 ये तीनों सही हैं। अब 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे हम। 9वां नंबर प्रश्न है कि सरना धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सरना भारत के स्वदेशी या आदिवासी धर्मों में से एक है जिसका प्रकृति के साथ गहरा संबंध है। दूसरा कि मुख्य रूप से पश्चिमी घाट में केंद्रित है। तीसरा कि सरना त्यौहार समावेशी और लिंग तटस्थ है। बताना है कि इनमें से कौन सही है, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या 1, 2 और 3 सभी। तो पहला कथन जो है कि सरना भारत के स्वदेशी या आदिवासी धर्मों में से एक है जिसका प्रकृति के साथ गहरा संबंध है, यह कथन सत्य है, क्योंकि जो सरना धर्म के जो अनुयायी हैं ये जंगलों, पहाड़ों, नदियों, ज़मीनों जैसी प्राकृतिक संस्थाओं की पूजा करते हैं और त्योहारों, अनुष्ठानों में चल रही परंपराओं के रूप में अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के जरिए स्थानीय जैव विविधता की रक्षा भी करते हैं। और भारत के संदर्भ में लगभग ये 5 मिलियन इनकी संख्या है, यानी कि भारत में लगभग 5 मिलियन सरना अनुयायी हैं जो मुख्य रूप से इसके मध्य और पूर्वी भाग के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जिसमें मुख्यतः झारखंड राज्य शामिल है, वहाँ ये जातियाँ पाई जाती हैं। तो पहला कथन सत्य है, दूसरा यहाँ पे गलत हो गया। और सरना त्यौहार समावेशी और लिंग तटस्थ हैं। तो जो सरना धर्म के जो लोग हैं ये प्रमुख स्तंभों में से एक पवित्र उपवनों की पूजा करते हैं, और ये जंगल के ऐसे हिस्से होते हैं जिन्हें पवित्र माना जाता है और जहाँ धार्मिक महत्व के कारण पेड़ों और वन्य जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। और ये जो सरना त्यौहार है ये समावेशी और लैंगिक रूप से तटस्थ होते हैं, साथ ही साथ प्रकृति के साथ स्थायी और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने का काम करते हैं सरना धर्म के लोग। तो पहला और तीसरा कथन यहाँ पे सही है, इसलिए विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अब अंतिम और 10वां प्रश्न है कि लांजिया सौरा पेंटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बात हो रही है लांजिया सौरा पेंटिंग के बारे में। पहला कथन है कि यह चित्रकला सबसे प्राचीन आदिवासी कला रूपों में से एक है। तीसरा कथन है कि यह पेंटिंग घरों की मिट्टी की दीवारों पर चित्रित बाहरी भित्ति चित्रों के रूप में है। तीसरा कथन है कि इसमें पेड़, पशु, पक्षी, सूर्य और चंद्रमा जैसे विषय शामिल हैं। बताना है कि इनमें से कितने कथन गलत हैं, केवल 1, केवल 2, तीनों या कोई नहीं। तो सबसे मतलब यहाँ पे बताना है कितने गलत हैं, इसमें गलत कोई भी नहीं है, तो सही विकल्प हो जाएगा डी, कोई नहीं। तो असल में जो लांजिया सौरा पेंटिंग है यह सबसे पुराने आदिवासी कला के रूपों में से एक है और इसे इदी ताल के नाम से भी जाना जाता है। और ये कलाकृतियाँ अपनी सुंदरता, सौंदर्य शास्त्र, अनुष्ठानिक जुड़ाव और प्रतीकात्मकता के लिए प्रसिद्ध हैं या जानी जाती हैं। इसके अलावा ये जो कला रूप है ये जो लांजिया सौरा समुदाय से संबंधित है, जो कि एक PVTGS है, यानी कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स या विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह हैं, उनसे संबंधित ये कला है जो कि मुख्य रूप से रायगढ़ ज़िले में रहता है। और ये जो पेंटिंग है असल में घरों की मिट्टी की दीवारों पर चित्रित बाहरी भित्ति चित्रों के रूप में है, और यहाँ पे लाल मैरून पृष्ठभूमि पर सफ़ेद पेंटिंग्स दिखाई पड़ते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो ये लांजिया सौरा है ये अपने देवताओं और पूर्वजों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए और अपने समुदाय की भलाई के लिए भी अपनी दीवारों पर इदी ताल कलाकृतियाँ बनाते हैं। और प्रकृति के प्रति आदिम जनजातियों के प्रेम और स्नेह को दर्शाते हुए ये आदिवासी मनुष्यों, पेड़ों,
जानवरों, पक्षियों, सूर्य और चंद्रमा जैसे विषयों को चित्रित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो साथियों ये था भारतीय इतिहास एवं कला और संस्कृति पर आधारित प्रश्नों का एक सेट। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो, और बाकी अन्य विषयों पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।